सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सोनू अरोड़ा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज नए आया हूं मैं नए कंपेरिजन के साथ। और आज हम करेंगे इंडिया के टॉप रिचेस्ट और पाकिस्तान के रिचेस्ट आदमियों का कंपेयर कि भाई जो इंडिया के रिचेस्ट है वो तो हमें पता ही कौन कौन है, वैसे भी अंबानी हो गए, टाटा हो गए। और पाकिस्तान के कौन कौन रिचेस्ट लोग हैं अब हम उनको देखेंगे। करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। भारत की इकोनॉमी का साइज इस वक्त $3 ट्रिलियन से ज्यादा है और आज के टाइम में हमारे पास 227 से ज्यादा बिलियनर्स हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हाल है? 227 से ज्यादा पाकिस्तान में अगर आप टॉप इंडिया के अंदर 15 बिलियनर्स की लिस्ट निकालना चाहेंगे तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 10 ही लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्क $1 बिलियन से ज्यादा है। ऐसे में जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आखिर पाकिस्तान के ये 10 बड़े लोग कैसे अपना पैसा खर्च करते हैं और इंडिया के बिलियनर्स के मुकाबले उनकी जिंदगी कैसी है। आज हम इसी विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों की, यानी शाहिद खान और मुकेश अंबानी। शाहिद खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी, जिनकी कंपनी फ्लैक्स एंड गेट ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करती है। शाहिद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन फिर वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां पर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करने के बाद उन्होंने फ्लैक्स एंड गेट कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने बम्पर वर्क्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसे उन्होंने बाद में फ्लैक्स एंड गेट के साथ मर्ज कर लिया। और जिस कंपनी में वो कभी काम करते थे उन्होंने वो कंपनी खरीद ली। इन्हें टोयोटा कंपनी से उस वक्त एक बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे शाहिद ने फ्लैक्स एंड गेट की सेल्स को $17 मिलियन से आज $2 बिलियन कर दिया है। शाहिद का परिवार उतना अमीर नहीं था, लेकिन फ्लैक्स एंड गेट की अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2012 में वो फोर्ब्स के कवर पेज पर भी थे। शाहिद को खेलों में काफी दिलचस्पी है और उन्होंने अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग की जैक्सनविल जैगवार्स नाम की टीम भी $770 मिलियन में खरीद रखी है। इसके अलावा वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने वाली टीम फुलहम एफसी के भी मालिक हैं, जिन्हें उन्होंने 150 से 200 मिलियन पाउंड्स में खरीदा था। शाहिद ने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखते हुए भी ऑल एलीट रेसलिंग नाम की कंपनी शुरू की है, जिसे वो और उनका बेटा मिलकर चलाते हैं। शाहिद की नेटवर्क आज $8 बिलियन है और अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना होता तो भारत के 24वें सबसे अमीर इंसान होते। जी हाँ, सही सुना आपने, 24वें। हाँ, माना कि पाकिस्तान में अमीर लोग हैं, लेकिन वो भारत के अमीरों जितने अमीर नहीं हैं। अब अगर आप भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को शाहिद खान से कंपेयर करने जाएंगे तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है। शाहिद खान के लिए उनकी संपत्ति में 10 से 12 बिलियन का जुड़ना उन्हें दोगुना अमीर बना देगा। वहीं अंबानी का शायद इन पैसों से फर्क भी नहीं पड़ता हो। मुकेश अंबानी के रिलायंस का कुल मार्केट कैप इस वक्त $225 बिलियन के करीब है, जबकि इस साल अनुमान है कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी शायद $280 बिलियन की रहे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पाकिस्तानी बिलियनर्स कितने ही अमीर हो सकते हैं अगर उनका पूरा देश हमसे इतना पीछे है। तो खैर, अगर कार कलेक्शंस की बात की जाए तो शाहिद को भी कार्स का काफी शौक है। उनके पास 1 करोड़ की एस्टन मार्टिन, 11 करोड़ की पगानी हुआयरा और 33 करोड़ की लैम्बोर्गिनी वेनोनो है, जिसके साथ साथ उनके पास एक लेयर जेट और बम्बार्डियर भी है। अगर वहीं अंबानी की कार्स को देखा जाए तो उनके पास 168 कार्स हैं, जिन्हें सिर्फ एक जगह रखने के लिए ही पूरे 6 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब इतनी कार होने पर आपको ये तो मान लेना चाहिए कि जो भी कार शाहिद के पास है वो अंबानी के पास भी होगी, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्हें वो कार पसंद नहीं है, वरना पैसे की कमी तो मुकेश अंबानी के पास बिल्कुल भी नहीं है। मुकेश अंबानी को फ्लाइट्स में फर्स्ट क्लास में बैठना पसंद नहीं है, शायद उन्हें उसमें बैठकर गरीब महसूस होता होगा, इसीलिए उन्होंने अपने लिए करीब 600 करोड़ रुपए का एक बोइंग बिजनेस जेट खरीदा हुआ है, जहाँ उनके ऐशो आराम की हर सुविधा है। वैसे शाहिद खान के फैंस को इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाहिद खान के पास एक $200 मिलियन की एक सुपर याट है, जहाँ स्विमिंग पूल से लेकर लग्जरी डेक्स,
और बाकी कई ऐशो आराम का सामान 200 है। मिलियन इस सुपर याट मामले में खरीद हमारे लिया भाई। अंबानी उनसे थोड़ा जरूर पीछे है, क्योंकि उनकी सुपर याट की कीमत करीब $80 मिलियन अंबानी को कहीं तो है। overtake लेकिन करा हमारे उसने। और आपके लिए सिर्फ ये याद उसके $80 मिलियन किसी की राजा है के वैसे महल थी बाद जैसी उसके है। 200 मिलियन डॉलर की शाहिद है। खान जहाँ पाकिस्तान में सबसे अमीर आदमी है, वहीं मुकेश अंबानी पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी है, जिसमें रूस, चीन और जापान जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस भी शामिल है। भारत के दूसरे नंबर के सबसे अमीर इंसान की बात की जाए तो वह गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ नवंबर 2021 में अपने ऑल टाइम हाई $89 बिलियन पर थी। अडानी के कई बिजनेसेस हैं, जिनमें से उनके फॉसिल फ्यूल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। अब चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर इंसान है मोहम्मद अनवर परवेज, जो यूके बेस्ड बेस्ट वे ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है। साथ ही पाकिस्तान के यूनाइटेड बैंक में भी उनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। परवेज की नेटवर्थ इस वक्त $4 बिलियन के करीब है। आप अब हंसना बंद कर सकते हैं, किसी गरीब पर हंसना अच्छी बात नहीं होती। अब नहीं है पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा तो क्या किया जा सकता है। कमाल की बात तो ये है कि जो हमने दो नाम आपको बताए, शाहिद खान और मोहम्मद अनवर परवेज, ये दोनों ही लोग पाकिस्तान में नहीं रहते। शायद अमेरिका में रहते हैं और परवेज यूके में, और इन दोनों की कमाई का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से नहीं आता है, और शायद इसीलिए दोनों इतने ज्यादा अमीर हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत हमेशा से खराब रही, और अब नई खबरों की माने तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, यानी उनकी करेंसी की वैल्यू मार्केट में कमी होती जा रही है, और उनके यहाँ चीजें दिन प्रतिदिन महंगी हो रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के खराब होने का कारण इकोनॉमिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार इस कदर घुसा हुआ है कि पाकिस्तान के ज्यादातर अमीर लोग सरकार और सरकारी विभागों से संबंध रखने वाले ही लोग हैं। पनामा पेपर्स के लीक होने के बाद तो खुद पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम भ्रष्टाचार, विदेशों में गैर कानूनी संपत्ति रखने और टैक्स की चोरी में सामने आया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और मुकदमा भी चला। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का आलम यूं है कि जो 10 बिलियनियर्स पाकिस्तान में थे, उनमें से खुद एक नवाज शरीफ हैं। हालांकि वो एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पनामा के लीक के बाद सबको आखिर पता चले गया था कि वो कितने पानी में हैं। इसके अलावा इसी साल लीक हुए पेंडोरा पेपर्स में फिर से पाकिस्तान की पोल खुली, जिसमें इमरान खान सरकार के कई मंत्रियों का नाम फिर से इस लीक में सामने आया। उनकी सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रियों ने बाकी देशों में न सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, बल्कि उनके पास वहां का ग्रीन कार्ड भी है, और ये पाकिस्तान में हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। पाकिस्तान में ट्रेंड है कि सरकार का हिस्सा रहते वक्त लोग खूब भ्रष्टाचार करते हैं और बाहर के देशों में प्रॉपर्टीज बनाते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि उनका काम अब पूरा हो गया है, तो किसी भी तरह की जांच से बचने के लिए पाकिस्तान से भागकर यूके और यूएस जैसे देशों में रिटायरमेंट की जिंदगी जीने पहुंच जाते हैं। हाल ही में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कैंडिडेट की फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चला कि अपने पास $3.2 बिलियन की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने साल में सिर्फ ₹3,000 टैक्स भरा है। इन सब कारणों की वजह से पाकिस्तान का कुल कर्ज $44 बिलियन से ज्यादा का हो गया है, और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं अब पाकिस्तान को लोन देने से कतरा रही हैं। सभी को लोन देने वाला चीन भी धीरे धीरे पाकिस्तान से अपने हाथ खींच रहा है, और अभी हाल की खबरों में सामने आया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $4 बिलियन का एक लोन दिया है, लेकिन इस लोन की शर्तें ऐसी हैं जिन्हें किसी और देश के संदर्भ में क्रिमिनल कहा जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लोन देने पर आप 3 से 3.5% ही ब्याज लगाते हैं, पर सऊदी अरब ने पैसा पाकिस्तान को 4% के ब्याज पर दिया है। उसके अलावा सऊदी अरब ने इस कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त भी डाल दी है कि सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान से अपना पूरा पैसा वापस मांग सकता है, और ऐसा होने पर उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर ये पैसा सऊदी अरब को लौटाना होगा। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी सऊदी प्रशासन को नाराज किया तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ये एक तरह से सिर्फ लोन नहीं है, लेकिन सऊदी का पाकिस्तान पर कंट्रोल करने का एक हथकंडा है। पर क्या पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से उबर पाएगा? कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? अपनी तो आज की वीडियो करते ही खत्म। और भाई पाकिस्तान का क्या हाल हुआ पड़ा ये तो आपने देख लिया, और वहाँ के जो टॉप 10 बिलियनर्स कह रहे हैं वो भी मोस्टली सारे बाहर ही रहते हैं, यहाँ तो है ही नहीं, सबका बिजनेस वगैरह सब बाहर ही है। तो उस वजह से ये 10 बिलियन गिने जाते हैं, और इंडिया के तो सिर्फ 2 ही अभी नाम आए, और 200 से ज़्यादा
इंडिया के बिलियनर्स हैं। तो भाई पाकिस्तान को कहो कुछ भ्रष्टाचार छोड़े और अपना काम धंधे में कुछ लगे। सरकार को कहो कि कुछ करे, लोगों को बेचारी मर जाएगी, वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, कुछ सोचे उनका। और आज की वीडियो करते से ही खत्म। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।